नमस्कार स्टूडेंट्स, डॉक्टर राहुल प्रताप सिंह, CCS कैंपस सोनीपत के ऑनलाइन लाइव क्लासेस से आप ये जो संस्थान है काफ़ी वर्षों से सेवाएं दे रहा है और क्लास ग्रुप ए से लेके अगर आप बात करते हैं अभी तक सभी क्लासेस यहाँ पे दी जाती है। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा वो फिज़िक्स रहेगा और जिसके बारे में बताऊँगा वो है डिफेंस एग्ज़ाम। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, या तो आप नेवी की तैयारी कर रहे होंगे या आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे या आप तैयारी कर रहे होंगे किसके, एनडीए एग्जाम की। ठीक, अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की तो हर किसी में अगर बात करेंगे एनडीए की, जनरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स में भी आपने दो एग्जाम देखे होंगे, एक एक्स और एक वाई। वाई से अपना इतना कुछ लेना देना नहीं होता, अपने को काम किसका होता है, एक्स। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स किस में आती है, एक्स में। मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं बार बार एक ही शब्द यूज कर रहा हूं, फिजिक्स। क्या रियलिटी में ऐसा ही है कि अगर मैंने फिजिक्स कह दिया तो हमारी बात खत्म होगी? और फिजिक्स कहने का मतलब क्या है? कुछ ग्रुप ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं कि सर फिजिक्स आती है, तो यही फिजिक्स आईआईटी में भी आती है भाई। यही फिजिक्स अगर आप बात करते हो तो नीट में भी आती है। इसी फिजिक्स से बहुत सारे अपर एग्जाम भी होते हैं। तो आपको कौन सी फिजिक्स पढ़नी है, आपको तो ये पता होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या बोल रहे हो, 10+2 की ही किताब फिजिक्स पढ़नी है। तो दोस्तों दोबारा पीछे फिर से देखो, आईआईटी और नीट 10+2 के बाद ही होते हैं। फिर कुछ कहेंगे नहीं सर हमें ना थ्योरेटिकल पढ़ना होता है, और कुछ कहेंगे नहीं कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे कि कोई मुझे बताएगा सर मैक्सिमम 10 न्यूमेरिकल तक हो सकते हैं। तो ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल में तो यही हो गया ना, वर्क इक्वल्स टू एफडी। फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें भी तो ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स कह देने से तो हमारा काम नहीं चलेगा। और ये बात भी फैक्ट है कि अगर आप तैयारी डिफेंस एग्जामों की कर रहे हो तो वो जो बच्चे जिन्होंने अभी प्रीवियस एग्जाम दिए हैं उनमें से 90% फेल होने वाले बच्चों का जो निगेटिव पॉइंट रहा है वो भी यही रहा है। और ये सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी मैथ अच्छी होती है, जाहिर सी बात है, तभी हमने मैथ लिया हुआ है। एक इंग्लिश की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में कि फिजिक्स में हम पढ़े क्या। चलो हम डिस्कस करते हैं एक बार फिजिक्स के ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, यार एक बार हम देख तो लें। यूनिट कौन कौन सी है हमारे पास? सर यूनिट के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स है, ठीक है भाई। दूसरी यूनिट सर फ्लूइड भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तीसरी यूनिट सर साउंड एंड वेव, कुछ में वेव अलग होती है, ठीक। थर्मोडायनामिक्स, ओके। अब सेकंड फिजिक्स पे आ जाते हैं तो हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। किसी भी एग्जाम में आ जाओ, बहुत बड़ा पोर्शन पकड़ता है ये। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टेट, सर उसके बाद मैग्नेटिज्म, ठीक। उसके बाद सर, उसके बाद अगर हम एसी लेके चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद सर मॉडर्न फिजिक्स। तो क्या पढ़े हम इसमें? यही तो सेम सिलेबस है हमारा, और यही सिलेबस तो नीट और आईआईटी के लिए भी है। इसी में से ही कट होता है, आईआईटी का तो उससे भी कट हो जाता है। उसमें भी कुछ टॉपिक है, उन पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो अब किसकी बात करते हैं? चलो, अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है और आपने अगर ये सोचा ही है कि आपको डिफेंस की तैयारी करनी है, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा फिर तो आप पढ़ते ही रहो ना। मेहनत करने से कामयाबी मिलती है, तो मेहनत करो, सुबह से लेकर शाम तक गड्ढा खोदो। मेहनत किस डायरेक्शन में हो रही है ये जरूरी है। फिजिक्स इसलिए इजी नहीं है और फिजिक्स लिए टफ नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ 4+3 कर लिए, 7 होता है। लेकिन अगर इसी 4 और 3 के ऊपर ना ये वाला साइन लग जाए तो ये 5 निकल के आता है। हम वो लोग हैं जिसके लिए 4+3 7 नहीं 5 भी हो सकता है। तो जब हमारे लिए कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो हमें ये पता होना भी जरूरी है कि हम सब्जेक्ट का जो नॉलेज ले रहे हैं वो सब्जेक्ट की नॉलेज एक्चुअल में जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो उस जगह पर एप्लीकेबल है या नहीं है। सोचो, आप तैयारी कर रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़े जा रहे हो और आप बात कर रहे हो एनडीए की।
कभी कभी जाके एक क्वेश्चन बनता है इनसे, अगर बन गया तो, वरना आता ही नहीं है, कभी कभी। ठीक, चलो फिर देखते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैकेनिक्स, और उसमें भी फर्स्ट चैप्टर 1D स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, इससे एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, नो डाउट इससे रहते रहते हैं। ठीक, ऑप्टिक्स, इससे न्यूमेरिकल अप्रोच रहती ही रहती है। ठीक, अगर आप बात करते हैं मैकेनिक्स में तो हमारे पास मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, इसमें भी रेजिस्टेंस। अगर आप पिछले 12 साल के पेपर भी उठा के देखेंगे तो आप उसमें यही चीज देखेंगे कि अगर इसमें 12 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 8 रेजिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे। ठीक, आप उसके बाद आ जाइए साउंड एंड वेव, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। मैग्नेटिज्म में बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किचुअल लॉ मैक्सिमम ये, लेकिन इसमें और अगर आ गया तो अर्थ मैग्नेट। ठीक, आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सोसो प्रॉपर्टी है, याद रखना कि ये अल्टरनेशन में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक फर्स्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं उन टॉपिक्स के आने के चांस कम हो जाते हैं सेकंड पेपर में। ठीक, लेकिन अगर इसमें बात करें तो यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस जो होता है वो कम होता है, लीस्ट होता है। पर हम तो तैयारी कर रहे हैं ना, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें पता है हमें पढ़ना है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा, याद रखना कोई भी एग्जाम इस बात से क्वालिफाई नहीं होता कि हमें मेहनत करनी है, हमें पढ़ना है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यह ज्यादा जरूरी है जानना कि हमें क्या छोड़ना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखेंगे आपको यह पता ही नहीं लगेगा कि कहां मेहनत ज्यादा करनी है और कहां मेहनत कम। और ना माने तो अजमा के देख लें, या तो अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दे मुझे। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो मुझे 13 साल हो गए और मैं शायद नॉर्थ इंडिया का पहला टीचर हूंगा जिसने एज अ कैरियर फिजिक्स को चुना था डिफेंस को पढ़ाने के लिए। तो अगर एक साल में एक चीज सीखी होगी तो 13 साल में 13 चीजें तो सीख ही ली होंगी। इतना तो मैं कह सकता हूं अपने बच्चों के लिए। ठीक, आते हैं वापस। तो सर एयरफोर्स के लिए क्या पढ़ना है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। एयरफोर्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो याद रखो 55 to 60% पोर्शन ये 11th क्लास से पूछता है, जैसा कि एनडीए। पर इसके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपके साथ ट्रिक खेलता है। कहां ट्रिक खेलता है? सबसे पहली चीज ये आपको कॉन्सेप्ट में घुमाता है, ये आपको कॉन्सेप्ट में घुमाएगा। दूसरा, कॉन्सेप्ट में तो एनडीए भी घुमाता है, लेकिन एनडीए एक काम नहीं करता, यूनिट के साथ छेड़छाड़। एयरफोर्स का जब हम पेपर दे के आते हैं ना तो हम कहते हैं सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। जब रिजल्ट निकल के आता है ना तो मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने अगर मीटर पर सेकंड दे दिया फॉर एन एग्जांपल समझो, तो दूसरा वो सेंटीमीटर पर सेकंड भी दे सकते हैं। और हम यहां ध्यान नहीं देते, हम डिजिट पढ़ते हैं पर हम यूनिट पर ध्यान नहीं देते। और यहीं से खेलता है हमारे साथ कौन? एयरफोर्स। एयरफोर्स मैक्सिमम पेपर जो रखता है वो 55 to 60% किससे रखता है? 11th क्लास से रखता है। और उसके बाद उसका मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टेट, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टेट को ज्यादा फोकस करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट को रखेगा। मॉडर्न फिजिक्स से उसके क्वेश्चन जो रहेंगे वो जर्नली गेट पे रहते हैं और लीस्ट रहते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। ठीक, अब अगर आते हैं नेवी पे, नेवी इसका जस्ट उल्टा करता है। ठीक, नेवी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेवी में अगर 25 क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको 21 क्वेश्चन ही फिजिक्स के मिलते हैं। नेवी में अगर 25 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 21 क्वेश्चन ही मिलते हैं। आजकल आपने देखा होगा ट्रेन में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लेता है, केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछ लेता है, बायो के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, इसी में ही। लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन जो रहते हैं वो 20 से 21 के बीच में रहते हैं। और इसमें भी 55 से 60% या इससे ज्यादा, मैं कहूंगा 55% तक मैक्सिमम लेके चलो, तो ये सेकेंड पार्ट को फिजिक्स के पूछने लग गया है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल है, हो सकता है कुछ बच्चों के एग्जाम में फर्स्ट पार्ट ज्यादा रहा हो, ठीक, पर ये उन चैप्टर्स को उठाता है जिन चैप्टर्स को आप मिस कर जाते हैं, जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। थर्मोडायनामिक्स में हम फोकस किस पे करते हैं जनरली? लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री पे। पर ये किस पे फोकस कर रहा है? केटीएम पे, केटीजी पे। केटीएम निकल रहा है आजकल के, क्या कहूं मैं। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव वाइज, तो ये जानना हमें ज्यादा जरूरी है कि हमें क्वेश्चन किस तरह से। ठीक, अब
सब्जेक्ट हमारे पास पता लग गया, हमें टॉपिक पता लग गया। तो अगर आप हमारे साथ इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं या ऑफलाइन हमारे पास आके सीखते हैं, तो आपको यह पता लगेगा कि आपको अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से देखना है। खास तौर से अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज, अगर आप 25 मिनट में 25 मिनट कर रहा हूं, 25 क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट में कर रहे हैं तो आपको ऑन एन एवरेज जो टाइम मिलेगा वो 40 सेकंड का मिलेगा, ऑन एन एवरेज अगर आप निकालेंगे। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप एक क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्यूशन कर सकते हैं? सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वही क्वेश्चन जिसकी आप प्रैक्टिस 3 से लेकर 4 बार कर चुके हैं। अगर आपने कोई नया क्वेश्चन पढ़ा है तो शायद उसको पढ़ने में ही आप टाइम लगा के देखिएगा 15 से 20 सेकंड गुजर जाते हैं मिनिमम, और अगर वो 4 से 5 लाइन का होता है तो उस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत टाइम लगता है। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन करने की पॉलिसी क्या होती है और हम सीखेंगे क्या। चलिए देखते हैं। पहले हम वो तरीका अपनाएंगे जो आप हर जगह पढ़ते हैं। आपको पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं, मैं किसी शिक्षक की बुराई नहीं करता, सही सब पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो वो क्या कहता है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सपोज दैट अभी रिसेंटली 2017 से देखा है मैंने, ये क्वेश्चन लगातार बन रहा है किसी ना किसी एग्जाम में। सपोज दैट अगर आप बात करते हैं, क्वेश्चन ये है कि कोई बिल्डिंग है, अगर आप इस बिल्डिंग को लेके चल रहे हैं तो ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, इस बिल्डिंग की हाइट h है और ये जो भी बॉल है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं इसका मास m है। जब ये बॉल 2y 5th डिस्टेंस पर पहुंचती है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। और ये क्वेश्चन कई बार देखा और हर एग्जाम में बन रहा है। इवन हद तो तब हो गई जब हरियाणा के एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख लिया। अब आप सोच लो इस क्वेश्चन की अपने आप में क्या औकात रही होगी। ठीक, जनरल कंपटीशन वाले एग्जाम में अब h हाइट है टोटल, यहां से ऊपर से गिरता है कितना 2/5, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यह कंफ्यूजन हो जाती है कि हम h कहां से कैसे यूटिलाइज करें। चलो मैं मान लेता हूं कि आपको ये पता है और आप यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि जितना कोई गिर चुका होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बताता है, और जो गिरने वाला होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बताता है। दैट क्लियर? चलो हम आगे की बात करते हैं। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है mgh। ये आपका स्कूल वाला तरीका है जिससे आप अब तक करते आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, मुझे पता है कुछ को ये भी नहीं आता होगा। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और h बराबर हो गया कितना 2y5h, यही है ना। तो हम यहां पे इसको रख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी mg 2y5h, या हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वेरी गुड। अब काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब b² तो है नहीं और हमें कंपेयर किससे करना है, mgh से। तो हम ऐसा कोई फॉर्मूला देखेंगे जहां b² जो होता है gh के टर्म में होता है, और ये हमने पढ़ रखा था इक्वेशन ऑफ मोशन से, या कैसे भी कर लो, v² होता है 2gh। अगर किसी को आता हो तो v² u² प्लस 2gh। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां से ये गिरना स्टार्ट है। अब यहां पे मैंने मान लिया यहां से गिरना स्टार्ट करेगा, और कितना गिरेगा 3/5। चलो भाई हम देखते हैं। तो हमारे पास मोशन वाली जो हो गई वो कितनी होगी 3/5h, तो b² हो गया 2g × 3/5h। ठीक, स्कूल वाला तरीका यही कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी कितनी है, हाफ m, b² हो गया 2g 3/5h, 2 से 2 कट गया तो ये 3mgh/5। ठीक है सर, अब तो हो गया सारा क्वेश्चन। हाँ, तो उसने मुझसे पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो हम यहां पे कर सकते हैं mg 2/5h/3mgh/5। 5 से 5 कट गया, mgh से mgh कट गया, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 2:3। बिल्कुल सही है। अगर आप 11th और 11th का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ये बिल्कुल ठीक प्रोसेस है, आप ऐसे ही चलिए। पर क्या हो अगर आपके पास सिर्फ 40 सेकंड,
सोचिएगा जरा, क्या हो आपके पास सिर्फ 40 सेकंड हो, तो क्या इस क्वेश्चन को पढ़ना जो कि मैंने डायग्रामेटिक बनाया है और इसको सॉल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड ही लगेंगे? एक पल के लिए अपने दिमाग पर डालिए चीजों को। और क्या इस तरह से हम एयरफोर्स या नेवी को क्वालिफाई कर सकते हैं? चलिए, पूरी फिजिक्स को मुझे नहीं पता कि कौन कैसे पढ़ाता है, लेकिन मेरे पूरी फिजिक्स कराने के 3 तरीके हैं। उनमें से ये तरीका जो है, इसको मैं बोलता हूं कॉमन मेथड। जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। ठीक, मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन, जितनी जगह तक कोई पार्टिकल पहुंच गया हो वो उसकी पोजीशन को बताता है। जितनी जगह तक कोई पार्टिकल पहुंच गया हो वो उसकी क्या बताता है? पोजीशन बताता है, यानी कि उतना वो आ चुका है। और पोजीशन से हमेशा कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोजीशन के लिए हमारे पास कौन सी क्या चीज जिम्मेदार है? 2/5। भाई बाकी सारी चीजें तो सेम है ना सबके लिए। ठीक, इसे बोलते हैं कॉमन मेथड। जो कॉमन है उसे हटा दो। ठीक, तो पोजीशन जो आई है वो किसकी वजह से आई है? 2/5 की वजह से। ठीक, जो चलना होता है, मैंने कहा जितना कवर कर लिया वो उसकी पोजीशन है, और जितना कवर करना बचा है उतना तो ही गिरेगा ना। ऊपर से इतना गिर चुका है, अभी इतना गिरेगा ही ना, यहां तक मोशन ही हो गया ना। तो जो मोशन हो गया वो उसका क्या होगा बेटा? द एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? 3/5। पोजीशन जो है 2/5 की वजह से है, जरा गौर करिएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/5 की वजह से। 5 से 5 कट गया, 2/3 आ गया, नहीं आ गया? ये प्रोसेस बेस्ट या ये प्रोसेस बेस्ट? एयरफोर्स आपका इससे क्वालिफाई होगा या इससे क्वालिफाई होगा, यह सोचना आपका काम है। हम ऑनलाइन क्लास में इसी तरह से आपके सामने रहेंगे। हर एक चीज चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो, उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी। ओके क्लास, थैंक यू।